चलिए, तो बेसिकली AS23 किसके ऊपर है बच्चे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। ओहो, एसोसिएट्स का क्या मतलब होता है, बिल्कुल देखेंगे जी। हाँ, है ना, एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले इसके मतलब के अंदर कुछ एनालिसिस है, लेकिन एक चीज बताता हूं आपको कि स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? सर सिर्फ AS23 के बियॉन्ड हेडिंग वगैरह नहीं दिख रही। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, अभी दिख जाएगा, एसोसिएट्स का क्या मतलब होता है? हाँ, अगर आपने दूसरी कंपनी में कितने परसेंट, 20% या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करा उस कंपनी को क्या बोला जाता है? एसोसिएट। अरे सर, क्या ही फर्क पड़ रहा है इस बात से? बेटे फर्क पड़ेगा। आइए जरा देखते हैं सबसे पहले, और अभी मैं ये बताऊंगा मेरे स्टैंडर्ड पहुंच कहाँ रहा है, अभी समझना। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और एक कंपनी है वाई लिमिटेड, और वो 70% इक्विटी शेयर होल्ड करती है। तो सर एक्स को क्या बोला जाता है बच्चे? ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी, और वाई को बच्चे सब्सिडी। बहुत अच्छी बात है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा स्टैंडर्ड जिंदगी में है इस चीज के ऊपर? लाइक इफ यू एक्वायर एनी कंपनी, कौन सा स्टैंडर्ड हमने करा हुआ? AS20 कंसोलिडेशन है। 70% एक कंपनी को खरीद लिया, 50% से ऊपर अगर आप खरीदते हैं तो हम लोग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है ना, ठीक है ना। AS21 था ना इसके ऊपर, COC, गुडविल और सारा निकालना। बस एक छोटी सी चीज ये बोलूंगा कि ये जो एक्स लिमिटेड है, ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब कैसे बनाएगी? एक बात बताइए, एक्स एक कंपनी, उसने वाई को खरीद लिया, मान लो मैं एक्स हूं, आप मेरी कंपनी के इन्वेस्टर हो, मतलब मालिक हो, अब आप इक्विटी से मैंने आपको इशू करा, तो मैं आपको दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दूंगा। एग्जैक्टली, एक होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नहीं, स्टैंड अलोन में है, जैसे सपोज कर एयरटेल है ना, एयरटेल की 100 सब्सिडरीज है, पर एयरटेल उसको जो उसकी सेल को अपनी सेल में नहीं जोड़ेगी, अपना एयरटेल पहले बताएगी मैं क्या सेल कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टैंड अलोन होता, मैं 100 कंपनियों का मालिक हूं, एक होता है उन 100 को जोड़ के दिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, वही करना। और एक होता है वो कंपनी अपना काम कर रही है, कोई नागपुर में सेल कर दे, मैं क्या करूं उसका, उनकी कंपनी की अकाउंटिंग है, कंपनियां तो अलग अलग है ना। तो बेसिकली स्टैंड अलोन भी बनाना होता है एक्स को, और दूसरा क्या बनाना होगा बच्चे? एंड कंसोलिडेटेड। क्यों? अगर एक होल्डिंग कंपनी होती है तो उसको दो प्रकार के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, स्टैंड अलोन, जिसमें मैं सिर्फ अपनी सेल, अपनी परचेज, अपने एसेट, अपनी लायबिलिटी दिखाऊं, और दूसरा क्या दिखाना होता है? कंसोलिडेट। तो स्टैंड अलोन में आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? एक्स लिमिटेड का, और यहां पर क्या होगा? एक्स प्लस। यही तो हमने सारा का सारा AS21 सीखा था। पर ये स्टैंडर्ड अभी जो हम कर रहे हैं वो यहां नहीं, समझिएगा। सर अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और अगर वो 15% इक्विटी शेयर होल्ड करती है, कौन सी कंपनी में सर जी? वाई लिमिटेड। मेरा आपसे सवाल, क्या AS23 लग रहा है या आंसर नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? सर क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैंने अगर एक कंपनी के 15% शेयर खरीद लिए, मेरी इन्वेस्टमेंट, मैंने शेयर खरीद लिया भाई मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाके,
इन्वेस्टमेंट कर ली, कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? हाँ, 15 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो। हाँ जी, AS13 कैसे नहीं पता? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, अच्छा सर, और अगर सर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 30% इक्विटी शेयर होल्ड करे होते तो AS13 भी लग सकता है और AS23 भी लग सकता है। क्या बात कर रहे हो सर आप? ये पूरी बात पढ़िएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन, आगे सुनिएगा। अगर तो अब एक्स लिमिटेड डिपेंड करता है सर कि ये जिंदगी में किसी की होल्डिंग है भी या नहीं है। जरूरी है क्या? मान लो मैंने वाई में 30% है, मैं किसी को होल्ड ही नहीं करता हूं, तो एक्स सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता होगा? स्टैंड अलोन। अगर तो स्टैंड अलोन बनाता है तो कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है टेक्निकली? 13 लग, बिकॉज इफ द कंपनी is does not maintain consolidated, why? Because I don't have any subsidiary, तो why would I make? तो 13 लगेगा भाई। भाई इन्वेस्टमेंट का जैसे परचेज का जो इन्वेस्टमेंट चैप्टर। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो ये 13 ना लगकर यस, समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब आपको इस लाइन का मतलब समझ आ रहा है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स ऑब्वियसली 20% है, उससे ज्यादा, लेकिन कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं आप? कंसोलिडेटेड फाइनेंस। तो वही, अगर नहीं बना रहे तो नहीं लगेगा इसमें। एग्जैक्टली 23 लगने के लिए 21 तो लग ही रहा है, तब 23 लगता है सर। सर आप ये लिख सकते हो कि इफ यू डोंट मेक अ सब्सिडरी और इफ यू मेक मतलब यू हैव अ सब्सिडरी और नॉट हैव, मतलब इसी में ही। नहीं, आप ना बच्चे अभी उसको एक दूसरे तरीके से मेरे को लिखना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक बार समझिएगा, अभी तो इसी पे ही ऐसे ही है, ठीक है? एक एग्जाम्पल बनाऊंगा और अब देखेंगे। जैसे कि वो एग्जाम्पल ये है, एक्स लिमिटेड जेड लिमिटेड में 80% इक्विटी शेयर होल्ड करता है। कहने से 21 तो लग गया भैया। अब एक्स लिमिटेड को कह सकता हूं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होल्डिंग अभी सब्सिडरी है ही, और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड में 30% होल्ड करा। आप मुझे बताइए, ये जो एक्स लिमिटेड है, अब देखिएगा जरा क्या कर रहा हूं। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, कौन सी? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, याद आ रही है कुछ? है ना? मैं कुछ फैंसी नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आपको इतना तो ध्यान आ रहा होगा कि एक्स लिमिटेड क्या बनाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसमें एक्स प्लस जेड मर्ज होकर आएगा, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है दोनों ने मिलकर, एक्स नहीं करी है वाई में, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड, कौन से स्टैंडर्ड ड्रिवन होगा? मैं बस इतना कह रहा हूँ। 23 क्या है वो छोड़ो ना, मैं इतना कह रहा हूँ बस। आप है जी, एग्जैक्टली। एक्स की जेड सब्सिडरी है तो यहाँ तो 21 लग गया, वो वाई को होल्ड कर रहा है 23 मिली। तो एक्स लिमिटेड जब जेड को मर्ज करती है तो 21 लगाती है, और जब वाई को भी कुछ तरीके से दिखाएगी तो 23 सीखना। क्योंकि एक्स ऑलरेडी हैड जेड सब्सिडरी, वो तो सीएफएस बना। अगर ये नहीं होता, या मैं तेरे को बोल देता हूँ, एक और चीज सुन लो, 30% की जगह अगर 5% होता बस वाई में, तो संजय यार वो जो बॉक्स था उसमें से कैश ही निकला होगा, मैंने लिया है क्या? ये कैश तो मेरे पास तो सामान लाया था ना, मेरे पास था नहीं, मेरे पास ये 600 उसी बॉक्स में था ना। हाँ। ठीक है, मुझे लगा उस टाइम पैसे नहीं थे, बच्चों को एकदम हो गया, ये क्या हो गया सर, हमारी मेहनत की पेनल्टी लेट हो गया है बेचारे को।
ठीक है, ठीक कैश है, तो मेरे ठीक पास है। ही है। सुकून मिला सर। अरे भाई ये तो हो रहा है, कोई हाँ, हाथ नहीं लगा वो के ठीक करा तूने, सामान लिया है ना, हैं? जो सामान आया था फिर पैसे रिटर्न में वही रख दो। हाँ हाँ ठीक है, वो चल अभी मैं बात कर लूंगा वो बाद में, पता लग गया ना बस। सांस में सांस है। अरे मतलब होता है यार, वो तो ऐसे कैसे हो रहा है भाई तो ज्यादा ही हो रहा है। हर चीज ही जो नहीं है। सर 5% हो तो इन्वेस्टमेंट लग जाता। तो S13 लगता, आप समझिए। नहीं नहीं, अभी तो देख एक बार, क्योंकि यहाँ तो S23 लग रहा है, 5 होता तो भाई S13 लगता। आपको समझ आ गया ना कॉम्बिनेशन? और 20 और अबव होता है तो लग जाएगा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है वो चीज। ठीक है, 4 केसेस बना लिए अब आपने। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले ये चैप्टर थोड़ा सा जितना प्रैक्टिकल है ना, मैं वो एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ आपको। सर ठीक है। 4 केसेस कैसे हुए? एक तो अंडर 20 है, फिर एक 20 से 50 है और एक 50 है, मतलब 50 एंड अबव हो नहीं, गए। केसेस नंबर ऑफ केसेस नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैं तो नॉर्मल सा बस आपको कहानी बताई है, केस तो मेरे भी दिमाग में नहीं है क्या चल रहा है। ठीक है ना? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप, और ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है ना? एंड समझ आएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ऑब्वियसली कंसोलिडेशन में तो बहुत ही बड़े लेवल पे चलती हैं बातें। देखो होता क्या है, ठीक है, मेरे साथ लिख सकते हैं और मैं आपको एक पैटर्न दूंगा। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है वाई लिमिटेड, एंड लेट मी टेल यू कि ये एक्स लिमिटेड ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है और इसने 30% इक्विटी शेयर्स एक्वायर करें। बहुत अच्छी बात है सर, 30% इक्विटी शेयर एक्वायर कर लिए तो, और एट द रेट ऑफ 5 lakhs। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैंने 30% कितने रुपए में खरीदा? मैं वाई लिमिटेड के 30% शेयर खरीद लिए 5 लाख रुपए। कौन सी डेट को आई है वो भी देख लेते हैं, 1/4/2001 को। इस कंपनी ने 1/4/2001 को कंपनी को 30% खरीद लिया। ठीक है ना? अच्छा सर, पर आप वाई लिमिटेड का वो तो बताइए कि वाई लिमिटेड की कहानी क्या है। जिस दिन खरीदा भाई देखेंगे ना क्या क्या मिला अपने को। तो बेटे 1/4/2001 को इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 lakhs, पीएनएल था 2 lakhs, जनरल रिजर्व था 3 lakh। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन 1/4 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन आपने खरीदा मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। जिन बच्चों का हो रखा उनको तो 2 मिनट में समझ आ रही हो। तुमने कंपनी कब खरीदी? 1/4/2001। कितने रुपए की खरीदी? 5 लाख की। और उस दिन कंपनी के पास ये इक्विटी और ये सब था। सर बैलेंस शीट पूरी नहीं थी बेटे पूरी, पर मालिक का क्लेम क्या होता है? इक्विटी प्लस प्रॉफिट्स। ठीक है ना? आप मुझे बताइए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल। याद करिए हम लोग सीओसी बनाते थे। सर ये तो सीओसी से हो गया। एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। तू सिर्फ ये देख रहा है तू सस्ती लाया कंपनी महंगी खरीद के लाया, जैसे अमेलगमेशन में होता था ना, थोड़ा देखेंगे। आप मुझे बताइए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चे? 5 लाख। मैं आपका थोड़ा सा फॉर्मेट भी अच्छा करता जाऊंगा। आपको याद है अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता था, 50 का कैपिटल रिजर्व है सर। कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता था तो उसको हम क्या कर देते? बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट। और ये तो आपने S13 में भी करा है। तुमने खरीदा अगर 1/4 को और पुराने साल के डिविडेंड मिल गया आपको तो माइनस भी होता था इन्वेस्टमेंट में से। ठीक है ना? तो मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी कोई मैंने डिविडेंड का झमेला नहीं डाला तो कितना है? 5 लाख। आगे सुनिए सर जी आपको मिला क्या? ओ बेटे मुझे मिला इक्विटी शेयर का 30%। ओके दैट इज 3 lakhs। सर और क्या मिला? बेटे मुझे मिला पीएनएल का 30%, दैट इज 60,000। सर जी और क्या मिला? बेटे जनरल रिजर्व का 30%, दैट इज 90,000। तो टोटल क्या मिला मुझे? 4,50,000।
मैं कहते हैं आपने पे कितना करा, दिस इज व्हाट यू हैव पेड, और आपको सामान कितने का मिल रहा है, तो ज्यादा पे कर रहे हो। मैंने ऊपर देख लिया था। सारा कंसोलिडेशन करने के बाद क्या कर दिया, कैसे करवा दो? नहीं वो तो मुझे पता ही है, पर सिली मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए ना, सिली मिस्टेक की बात कर, ठीक है। नंबर सरिया ठीक है ना, तो गुडविल कितना आ जाएगा बेटे, ज्यादा पे करा भाई आपने। अच्छा जी, अब मैं एक ऐसी आपको चीज बोल रहा हूं, ठीक है, चलो ऐसे ही बोलता हूं, यहां तक पहले क्लियर है आपको, लेकिन ना इसको हम मॉड्यूल में देखेंगे ना, ये लॉजिक तो पूरा सही है, पर प्रेजेंटेशन में ना एक्सट्रैक्ट भी मांगेगा कि 1/4 को बैलेंस शीट में क्या कैसे दिखाया जाएगा, तो बड़े ध्यान से देखिएगा मैं क्या बना रहा हूं। ये मैं बना रहा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कौन सी कंपनी की, एक्स लिमिटेड। मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड पे मैं कैसे दिखा रहा हूं ये बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट करिए ना, मैंने वाई लिमिटेड में इन्वेस्ट करा है ना, मेरा आपसे सवाल जेब से कितने निकाले थे मैंने, 5 लाख। तो आप ज्यादा लूट क्यों ले रहे हो, आउटर कॉलम में तो 5 लाख ही आएगा ना, अंदर में जो मर्जी भी जमेला करूंगा, ठीक है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट तो मेरी जेब से जो निकला, इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, 5 लाख सेम प्रिंसिपल ही चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखने का तरीका क्या होता है ना बच्चे, मैं ना नेट एसेट्स निकालूंगा, मतलब ये जो इसको ऐसे लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट इन, कौन सी कंपनी थी जिसमें इन्वेस्टमेंट, वाई लिमिटेड, और इसके मैं निकालूंगा नेट एसेट। अरे सर नेट एसेट क्या होता है, ओ बेटे एसेट माइनस लायबिलिटी, और बेटे एसेट माइनस लायबिलिटी करने के बाद क्या ही बचता है आप ही बता दो, इक्विटी प्लस प्रॉफिट। बेटे ये क्या था, ये नेट एसेट ही तो है, समझ रहे हो, नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। एंड आप मुझे बताइए, आपको ले देके नेट एसेट का कितना परसेंट मिला, 30%, क्या वो 4.5 लाख नहीं है, क्या वो 4.5 लाख नहीं है, कि मैंने उस कंपनी में जब इन्वेस्ट करा तो मुझे कितने रुपए के नेट एसेट्स मिले, 4, ठीक है ना। पर सर आउटर कॉलम में तो 5 लाख आना चाहिए, हाँ तो दिक्कत वाली बात क्या है, इसमें ऐड कर दो गुडविल। सर ये हम कैसे अभी कंसोलिडेटेड बताऊंगा मैडम, 1 मिनट पूरा फ्लो से बोलने दीजिए पहले। 4.5 लाख प्लस 50,000 गुडविल, और उसके बाद बाहर क्या आता है बच्चे, ये 5 लाख। लिखने का तरीका अलग है, अभी आ रहा हूँ मैडम, एक बार आप पहले मुझे पूरा फ्लो से बोलने दीजिएगा, नहीं तो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। आप मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट ले देके तो मेरी जेब से 5 ही गया था, मैंने बस उस 5 लाख का इनर कॉलम में बाइफरकेशन दे दिया, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ऐसे दिखाता ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता, पहले हम ये स्टेटमेंट बना लेंगे ना, तो मेरे को पता है कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, और नेट एसेट क्या है, आप ले लीजिए, नेट एसेट है ये गुडविल। सर इसमें जो वो है लाइबिलिटी, वो कहाँ पे है, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी आप जो लिख रहे हो। मैडम बिल्कुल मैं ये जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है, लाइबिलिटी कहीं है नहीं बच्चे, लेकिन आप अगर कोई भी बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे तो बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तो कैपिटल होता है, यस सर, प्रॉफिट्स होते हैं, यस सर, लाइबिलिटीज होती है, और Yes, यहाँ पे sir. एसेट्स होते हैं, तो उसे Yes, करंट sir. एसेट, फिक्स्ड एसेट कर लो, टोटल एसेट ही होता है ना। यस सर, तो मान लो अगर ये 100 रुपये है, ये 100 रुपये है, ये 50 है, ये 100 है, ये 70 है, तो ओनर का क्लेम क्या है, सीधा सीधा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, यस सर, ओनर का क्या क्लेम है ये, और ऐसे ना बोल के एसेट माइनस लायबिलिटी बोल सकता हूँ, 200 माइनस, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही इसलिए नहीं बराबर हो जाएगा, ठीक है सर, 220 है ना, वो 30 कर दो इसको, ठीक है ना, 200 माइनस 30, 170। So it's like if I am picking this, obviously I am doing asset minus liability ना, मेरे को लाइबिलिटी दे नहीं रखी होंगी, बट आपको नेट एसेट का मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी भी होता है, और नेट एसेट का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पीएनएल प्लस जनरल रिजर्व, ये भी होता है। ओनर का क्लेम, आपका फोकस अभी रहना चाहिए
कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखा है, क्योंकि जब आप इसको खुद से लिखेंगे आपको लगे नेट एसेट कहां से आएगा कॉन्सेप्ट एकदम से। तो आपको ध्यान रखना है कि सर पहले तो बाहर वाले कॉलम में लिख दिया मैंने, फिर अंदर मैंने नेट एसेट लिखा तो अपने में को क्लिक कर जाएगा, हाँ गुडविल आ गई ना। क्लियर है जी? और अगर आपको ये बात क्लियर है, हाँ जी, 50,000 का कैपिटल। हाँ तो मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। अब आप इसी इक्वेशन को आप ये मान के चलिए मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं करके 3 लाख की कर रहा हूँ, आप पूरा सॉल्व करिएगा। एक और बना दीजिए नीचे एग्जांपल, रादर देन इन्वेस्टिंग 5 लाख मैं कंपनी कितने में खरीद रहा हूँ 3 लाख। बाकी सारी बातें सेम, प्रॉपर बनाना बेटे, बाकी सारी बातें सेम है। गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना, फिर बैलेंस शीट में भी लिखना। कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो जाएगा 1,50,000 का। बिल्कुल 150 का होगा, बट उसको लिखना कैसे है ना, थोड़ा सा वो वाली चीजें। सर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड का एक बार बता दो क्या है ये? सिर्फ एक बार लिख दे दोस्त इसको, प्री एक्विजिशन तूने इन्वेस्टमेंट करा है? नहीं अभी तक तो नहीं। रुक जा अभी, सिर्फ लिख ले इसको। सर इसमें ऑर्डर मतलब कुछ भी हो सकता है ना, हम पहले 5 लाख लिख ले, फिर गुडविल लिख ले, फिर नेट एसेट लिख ले, या फिर नहीं मैडम, आपको ये जो एक्सट्रैक्ट है ये फेयर वर्क है। नहीं, मेरा मतलब वही है कि प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे ही है, वो देख लेंगे और एक जब बार। हम वो इंटरनली अभी वो जब मैं उस क्वेश्चन पे जाऊंगा तो ही उसको क्लोज करूंगा उस बात को। अभी के लिए आपका मतलब एक आपने वो बना दिया और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर ऊपर स्क्रॉल कर दोगे आप, एग्जांपल 2 में क्या था? हाँ नेट एसेट आ रहे होंगे अब आपके 4,50,000, बट बाहर तो 3 लाख लिखना है। कैपिटल रिजर्व यहीं पे ही माइनस होगा, लेस कैपिटल रिजर्व 150, तो आउटर कॉलम में 3 लाख। बन गया वो तो कर लिया, बैलेंस कैसे लाने हैं? बैलेंस शीट अंदर इसी फॉर्मेट में बनाना है तूने। इन्वेस्टमेंट एंड बाय लिमिटेड पहले नेट एसेट लिखेगा, वो तो सेम आएगा, और इधर आउटर कॉलम में तो 3 ही जा सकता है, तो तू लेस कैपिटल रिजर्व कर दो। जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ ये पूरा खाली है मान लो, सबसे पहले ताकि ना, क्योंकि हम एक ही थॉट प्रोसेस से सोचते हैं इसलिए मैं आपका वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि यहाँ तो 3 लाख आएगा ही आएगा ना, मेरी जेब से तो 3 लाख ही निकला है, और यहाँ कितना आ रहा होगा 4.5, तो भाई इतना मुझे अपने आप पता लग जाएगा ना कि मेरे को कोई लेस करना है, और बेटे कैपिटल रिजर्व तो एसेट साइड से लेस ही होगा ना बेटा। क्लियर है जी? ओके बढ़िया साहब। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें डिविडेंड की बात करूंगा, जितनी प्रैक्टिकल बात है खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन करने सॉल्व करेंगे। ऐसे बना सकते हो इसको, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 है ना, थर्ड एग्जांपल है, ठीक है। और इस एग्जांपल में मैं करंट ईयर की भी बात कर लूंगा, और मैं अब आगे के 3 साल की भी बात करूंगा। मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 ले लो, मैंने कितने रुपए इन्वेस्ट करे 5 लाख, मेरी बैलेंस शीट में क्या लिख रहा है 4.5 प्लस 50 की गुडविल 5 लाख, 1 साल। अब ये तो इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया ना, ये तो तब हुआ ना जब मैं आज खरीदने आया हूँ, मैंने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल दी, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूँ 1 साल हो गया अब कंप्लीट, ठीक है। क्या गुडविल बदलती रहेगी? बदलेगी क्यों भाई, गुडविल एक ही बार की निकलती है कि महंगी ला या सस्ती ला, ठीक है। लेकिन अगर अगले साल मतलब मैंने जब भी एक्वायर करा, कौन से दिन एक्वायर करा था मेरे बच्चे?
एक जा 2001, मैं इसी एग्जाम्पल को आगे कर दूंगा। 2000 अगर इस साल में 2001 2002 मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट होता है, मेरे को बोले तो वाई लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 2 lakhs, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन माय इन्वेस्टमेंट्स? अगर पोस्ट एक्विजिशन वगैरह प्रॉफिट है प्री उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे एंड देन इम्पैक्ट शो करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये जो 2 लाख का जो प्रॉफिट है इसमें मेरा कितना हिस्सा होगा? मैं नेट एसेट की मेरी इन्वेस्टमेंट है 530 से दिखेगी। आई एम सॉरी, एक बार मैं बोल देता हूँ 560। एक बार फिर से बोलता हूँ, अभी आप इस चीज को लिखना मत। 2001-2002 में अगर मैं आपको बोलूं कि वाई लिमिटेड ने 2 लाख के प्रॉफिट कमाए, ठीक है जी, वाई लिमिटेड ने कितने के प्रॉफिट कमाए? 2 लाख के। तो एक्स लिमिटेड को क्या लगेगा, मेरा कितना इसके अंदर, विच इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या वो 30,000 यहां पे नहीं जुड़ जाना चाहिए? हाँ, साल होने के बाद भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख की आ रही थी 30 से बढ़ जाएगी ना। अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है कितने से दिखेगी? 5,30,000। क्यों? उसके सारे प्रॉफिट को मैं जोड़ दूंगा यहाँ पे। एग्जैक्टली। हाँ, 560 आएगी ना। पोस्ट एक्विजिशन एक तो मैंने अपना प्रॉफिट बढ़ा दूंगा, मेरे को बनाना नहीं होगा, पर अब आपको आता है सारी चीजें तो बता रहा हूँ। पीएनएल के अंदर दिखाऊंगा भाई ये पोस्ट का प्रॉफिट है मेरा एक्स का, कितना बढ़ा दूंगा, कितना प्रॉफिट आता है 60,000, और यहाँ पे एसेट बढ़ा दूंगा 60, बैलेंस शीट मैच चल रही है। सर मेरे को ये बताओ कि पोस्ट का प्रॉफिट है तो मेरी इनकम है, हाँ, तो सीओसी में तो जाती नहीं है। सीओसी में कहाँ डाल रहा हूँ मैं? सीओसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। कैसे? मैं तो ये इन्वेस्टमेंट की मैं तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मैं तो सीओसी थोड़ा सीओ वो हो गया महंगा सस्ता एक ही बार देखा जाता है, बार बार थोड़ा, हर साल थोड़ा असेस करना है मैंने उस चीज को। 30 से जो ये बढ़ा रहा हूँ मैं 60,000 से जो बढ़ा हाँ। रहा पैसे, तो ये किस हिसाब से शो कर रहे हो? नेट एसेट पे बढ़ा दूंगा ना, बना देता हूँ ना एग्जाम्पल, बना देता हूँ मैं। आइए पूरा ही एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऐसा कर लेते हैं क्योंकि पहले वाला ना सही बना तो मेरे दिमाग में। कंटिन्यूइंग विद एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। आपको बता लगे ना, गुड यू हैव गुडविल 50,000, यू हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 lakhs, ठीक है, वो ड्राफ्ट हम बना चुके। इफ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 वाई लिमिटेड earned a profit of 2 lakhs, okay, very good। और अच्छी बात भी कर दूंगा आपसे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अभी बस। कितने का प्रॉफिट अर्न करा भाई ने? 2 lakhs। एंड ऑन 10/4/2002 dividend of rupees 60,000 was declared by by limit. Out of profits of 2001 and तो भैया 2001-2002 में 2 लाख कमाया कंपनी ने, ठीक है, डिविडेंड दे रही है, लेकिन डेट पे रहना, मैं कोई भी चीज इररिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूँ। कौन सी डेट को डिक्लेयर हो रहा है? वो तो 2002-2003 का साल हो गया, मेरे को नहीं लेना देना उसका कुछ। मैं क्या बनवा रहा हूँ आपसे समझना, मैं आपको कह रहा हूँ यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर बट अगर पुरानी ईयर की प्रॉफिट हुए हैं तो बिल्कुल वो मैं हैंडल करूंगा, ठीक है ना, प्री के भी बात कर लूंगा मैं, ठीक है। Prepare consolidated balance sheet of X Limited on 31st March 2002। पुराने प्रॉफिट उससे कोई मतलब नहीं है, डिक्लेयर जब हो रहा है वो रेलेवेंट होता है मेरे लिए। आपको ड्राफ्ट बनाना है कि 31 मार्च 2002 को मेरी इन्वेस्टमेंट कैसी दिख रही होगी।
समझ रहे हो? अरे सर आप क्या बोल रहे हो सर? बेटे आप बिल्कुल चिंता मत करो, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। आप मुझे बताइए, आपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन से दिन की बनाई थी आपने? 1/4/2001 जिस दिन आपने खरीदा उस दिन तो बना दी ना आपने। और उस दिन आपने क्या बनाई, मैं यहाँ पे रिवर्क कर देता हूँ, 4.5 लाख। यहाँ पे आपने 50,000 डाला गुडविल का और हमने बार 5 लाख। इस स्टेज पे तो मैं कुछ भी ना करूं तो ये तो पड़ा ही हुआ है ना एज इट इज। तो मैं यहाँ पे अब मैं क्या बना रहा हूँ, ये एक्स लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एग्जैक्टली। और ये कौन से दिन की बन रही है? 31/2000। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा इतना दिमाग तो चलना चाहिए ना कि अब तुम ऊपर से इतना तो समझ सको कि तुम्हारे नेट एसेट कितने के थे। नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट टोटल बाहर मेरी 5 की है, 4.5 लाख है। तो नेट एसेट को आप करेंगे कैरी 4.5 लाख तो है ही। प्रॉफिट जोड़ दो ना भैया, तुम्हारी बात है, प्रॉफिट में जो हिस्सा है जोड़ दो नेट एसेट में बस। प्रॉफिट कौन से साल का? 2001 2002। कितना प्रॉफिट है आपका उसमें? 60,000। क्योंकि 2 लाख का 30% ही तो जोड़ोगे, कितना आएगा बेटा? 60,000। सर जी गुडविल, बेटे गुडविल एज इट इज रहेगी, बस गुडविल वही चल रही है गुडविल। और बाहर क्या आ जाएगा बच्चे? 5,60,000। सर एक चीज पूछनी हाँ थी। जी मैम बताइए। सर गुडविल 50,000 इसलिए आया है क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड करा ही नहीं था। बट इज नॉट मैडम आप प्री एक्विजिशन की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने एक बार भी बात ही नहीं करी प्री एक्विजिशन की। हाँ ठीक है समझ आ गया। ये प्री गुडविल इसलिए आया मैंने महंगा खरीदा, दैट्स इट। समझ रहे हो? और ये गुडविल उस दिन क्रिएट हो गया था बच्चे। ये तो 1/4/2001 का गुडविल है जो मैं चला रहा हूँ एज इट इज। मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जब इसमें ऐसा होगा। अच्छा अब मैं तुम्हें बोल देता हूं, अगर मैं ये डिविडेंड की डेट हिला देता और मैं कहता ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड इज ऑल्सो पेड, तो भाई सीधी सी बात है, सुन लो बात पहले। 2 लाख का प्रॉफिट है, 60 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, कितने का? 60,000 है ना, तो 1/40 का तो प्रॉफिट हुआ। 1/40 का 30% जोड़ देता मैं यहाँ पे, क्या दिक्कत होगी उसमें? हाँ जी, वो बैंक में चला गया उसके। हर चीज हर आइकल थोड़ा ना इसमें मेरी रिकंसाइल होगी है। वो तेरे बैंक में चला जाएगा, उसकी एंट्री डाल दी, वो बैंक टू डिविडेंड एंट्री, वो बैंक में ऐड करो। तेरे को जो वो डिविडेंड मिलेगा वो डाल दियो। मैं अभी उधर नहीं ले जाना चाहता आपको क्योंकि उधर वो पूछेंगे भी नहीं अभी, बट आप एक इनिशियल स्टेप रिकॉग्नाइज करिए। अगर मैं इसी साल डिविडेंड दे रहा होता तो क्या मेरे प्रॉफिट 2 लाख बचते? नहीं, डिविडेंड तो माइनस ही होता है ना, तो 1/40 होता, मैं 1/40 का 30% कर देता। यहां तक क्लियर? लेकिन डिविडेंड तो इस साल डिक्लेयर ही नहीं करा ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, एक तो 31/2 की और आपने बनानी है 10/4/2002 की, तो वो बस मैं माइनस कर दिया, 60,000 का 30% माइनस कर दिया। आइए बनाते, बनाएंगे साथ साथ ही बनाएंगे, बनाओगे तभी हाथ बैठेगा। सर एक चीज बता, ये बोल रहे सर जो अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, दूसरे कैसे बोल रहा हूँ, अगर एओपी बनाता हूँ और एओपी वो मच्छी में डाले, सर मेरे को वो आपने वो डिविडेंड वाला पॉइंट बताया तो बैंक में भेजे हो, मेरे को उसके रिलेशन 60,000 आप बोल रहे हो कि बैंक में चले जाएगा उसको, तो उसके रिलेशन में एक पॉइंट बोल, इसके लिए एओपी बनाएगा तो ये तेरी एसोसिएट है। मैं तेरे को ब्रॉडली ट्रीटमेंट बताऊंगा, सीधा रिकंसाइल ट्रीटमेंट बताऊंगा। तेरे अकाउंट में पैसा आएगा तो उसको इनकम बोलेगा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, बैंक टू डिविडेंड इनकम, ठीक है जी। सर उसका इंपैक्ट अगर सीबीएस में होता तो कहाँ जाता है उस डिविडेंड इनकम का इंपैक्ट? मेरा कंसोलिडेटेड पीएनएल बट पोस्ट में ही ऐड कर रहा होता हूं, उसमें ऐड करता ना, तो पोस्ट में ऐड करके वो मेरे पीएनएल में दिखता है ना, उधर जीरो प्रॉफिट्स में मेरे लायबिलिटी साइड शो करता हूं, तो तेरी लायबिलिटी बढ़ गई, एसेट भी बढ़ा दिया मैंने। 10/4 को क्या होगा बच्चे, आप समझिए ऑलरेडी अब आपके नेट एसेट्स कितने हैं?
अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं सर। 4.5 लाख था, फिर हमने 2001 2002 का कितना ऐड करा, 60,000। इसका जो हिस्सा है वो बेटे, इसका जो हिस्सा डिविडेंड का है, जो नुकसान भी बुक करेगी कंपनी अब, वो कितना होगा, 60,000 का 20% ही तो है, सॉरी 30%, 60,000 का 30%। सो आई विल रिड्यूस 18,000, दैट्स माय फाइनल नेट एसेट आ जाएगा मेरा। ठीक है ना। ये नेट एसेट कौन से दिन आ गए बच्चे, 10/4/2022। कितना आ रहा है सर जी, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा, हाँ जी लाइबिलिटी तो है, एज अ लाइबिलिटी तो ये 7,000 होगा, ऐसे माइनस मैं वो रिकनसाइल आपको अभी नहीं बता सकता, आप मतलब अलग फंस जाओगे आप। मुझे बस, मैं आपको कन्विंस इतना कर सकता हूँ, अगर यही अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तेरे को ओके है, तो मैं 6 दिन बाद कर दूंगा तो क्या दिक्कत आ रही है। ले दे के देख, व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड इज लॉस ओनली नो, उसको रिकॉर्ड ही तो कर रहा हूँ। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का कम हो जाना। जब तेरा नेट एसेट ये है, अब जब डिविडेंड कम हो जाएगा तो नेट एसेट वैल्यू तो गिरेगी ना मेरे भाई। जो आपने डिविडेंड माइनस क्या होगा नेक्स्ट ईयर में, इसलिए आपने माइनस नो दिस इज नॉट प्री क्यों है ये, सर आप माइनस क्यों कर रहे हो, इनकम है नहीं तो सारी 18,000 तो तेरी इनकम है, पर तू जिस कंपनी में होल्ड करता है उस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उसके एसेट तो कम हो गए। यहाँ पे तू तो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है ना ये, तो अपनी एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, क्या कर रहा है यहाँ पे तो हम अपनी एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। ये इन्वेस्टमेंट है ब्रो। तू एक कंपनी में क्या होल्ड कर रहा है, तूने कंपनी को खरीदा था, फिर कंपनी को इनकम होती है, तेरी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू बढ़ती है, कंपनी को नुकसान हो रहा है तो कैरिंग वैल्यू कम हो रही है। मैं तो सिर्फ यही कर रहा हूँ। तू इतना क्यों ले रहा है कि वो डिविडेंड मेरे पास आ रही है, मैं इनकम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहे हो बात को। आप हर चीज को 100% लेवल पे सर्कल नहीं हुआ पाओगे आप अभी। मैं तेरे को सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, तूने कंपनी में इन्वेस्ट करा 1 करोड़ रुपए, आज वो कंपनी 10 गुना हो गई, ठीक है, तो जितना भी तेरा हिस्सा बढ़ गया उसमें तू ऐड कर दे उसके अंदर, और अगर गिर जाएगा तो माइनस कर दे। ये गिरने वाला है, ये ठीक है, डिविडेंड देना मतलब नुकसान मुक्त करना है। आगे पूछो। हाँ जी, नहीं ऊपर ना यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं करा था, एक बार देख लेता हूँ। ये तो 2 लाख का 30% था, यहाँ डिविडेंड कितना दिया मैंने, 60,000 का 30% नुकसान मुक्त करेगा ना दोस्त। क्या कह रहे हैं, पर वो अपना ही हिस्सा कम करेगा ना, वो दूसरे का नुकसान अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। समझ रहे? गुडविल कितनी आ रही है और नेट एसेट कितना, 4,95,000 लाख। तो बेटे अगर मैं ले दे के कॉन्सेप्ट बोलूं, प्रॉफिट हो रहा है तो जितना रिस्पेक्टिव प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। लॉस हो रहा है तो मैं अपना रिस्पेक्टिव लॉस एज एंड व्हेन इट अकर्स। इसी कैलकुलेशन में अल्टीमेटली डिविडेंड ही जाएगा ना, कोई और चीज भी ऐसी लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता डिविडेंड 6,000 है या 60,000 है? है जी, 60,000 है सर। तुमको डिविडेंड ऐसे नहीं पता लग रहा, छोड़ दो उसको जाए। डिविडेंड अभी क्वेश्चन में देखोगे आपको ज्यादा क्लैरिटी से हो जाएगा। वैसे तो एग्जांपल तो बन गया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें और इसको ना आप देखेंगे, क्या मैं कह सकता हूं तुमने खरीदा वैसे जितने में था उसके हिसाब से तो वैल्यू बढ़ चेंज होती जा रही है ना। तुमने लॉजिकली खरीदा कितने का, 5 लाख, ठीक है, और अब कितने का होगा, 5,42। और वो क्यों होगा, क्योंकि टेक्निकली अभी तक टिल नाउ 1,60,000 ही तो, इतना नहीं 1,40,000 ही तो कंपनी ने कमाया है, और बाकी तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। अब वो घूम के मत बोलो मेरी इनकम है, वो छोड़ो उसको। उस कंपनी ने प्रॉफिट कितना है उसके, 1,40 है, 1,40 का 30% जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, 42 तभी तो आ रहा है। मुझे बताइए, क्लियर है मुद्दे की बात हुआ। इस चीज, हाँ जी, इस चीज को क्या बोला जाता है बच्चे, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इनिशियली इन्वेस्टमेंट वाज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, उसके बाद तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो चीज चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आपसे एक सवाल है, तो यू हैव बाइफरकेशन दैट योर नेट एसेट इज 492 एंड गुडविल इज 50,000, ये बाइफरकेशन इंटैक्ट है ना। अगले साल आपको लॉस हो गया, कंपनी को लॉस हो गया 10 लाख, कंपनी हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10 lakhs, आपके हिस्से में क्या जाएगा? वो 3 लाख किसको खत्म करेगा? पहले नेट एसेट, पहले नेट एसेट खत्म करेगा, तो आपका वो 3 लाख रुपए 492 से माइनस होगा, तो 192 रह जाएगा और 50, यहाँ तक क्लियर है? उससे अगले साल आपको फिर दोबारा 10 लाख का नुकसान, दोबारा से आपके हिस्से की तरह 3 लाख, 192 खत्म होगा, 50 भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे आगे आप और राइट ऑफ नहीं करेंगे। वो भी करेंगे। एक कंपनी लॉसेस में, मैं उस कंपनी का इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे को तो वैसे भी नहीं करना, मेरी इन्वेस्टमेंट जीरो पे आ जाएगी। आज मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करा, वो लॉस हो रही है, तो मेरे से लेने थोड़ा आ जाएगी, मैं तो शेयर का पैसा दे दिया सारा, बंद होगी कंपनी, होगी तो लॉस थोड़ा ना उठाऊंगा अब मैं। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? आप आज किसी कंपनी के मालिक हो जाते हो, एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी कहां तक होती है? टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड कैपिटल, समझ रहे हो? और हाँ, अगर अनपेड होता तो मैं वो लॉस बुक करता कि कंपनी में से मांग लेती, वो टेक्निकल हो जाएगा, वो ऐसे कोई है बना नहीं हुआ उस पर। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर लॉस होता गया, लॉस होता गया, लॉस होता गया, तो भाई मेरे पहले नेट एसेट खत्म होगा, उसके बाद गुडविल खत्म होगा, एंड देन इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट नील वैल्यू। समझ आ गया? वेरी 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 गुड। तो बेटे मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा तैयार कर दिया, सिर्फ हमारा एक पॉइंट जो कि प्री एक्विजिशन, वो भी ऐसे चलते फिरते में निकल जाएगा, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, हमने इलस्ट्रेशंस करनी है, थोड़ा सा थ्योरी नोट कराना है, और आपका यही स्टैंडर्ड, ठीक है जी? आइए सर जी, क्या हुआ? कौन से दिन है यार? 31 को देना है, नहीं देना देख लो यार, जैसा ठीक लगे आपको आप कर लो, फिर मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं कर हाँ देखिए, मैं सोच ही रहा था देखो बोल दूं कि चाहे 1-2 दिन बाद भी दे दियो, चाहे अगर पूरा प्रिपेयर ना हो तो। नहीं, तुम्हारे मैं बोलने वाला था, आपने तो बीच में रोक दिया कि मैं बोलने ही वाला था कि बाकियों के लिए नहीं है। ये सीएम वालों को भी दे दिया, इन्हें भी दे दिया, हम इसी का दुश्मन हैं। सीएम वालों को दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलिए, मैं एक चीज बताना भूल गया, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है? ये भी लिख लेना बच्चा, थ्योरेटिकल बात है, थ्योरेटिकल बात, ठीक है जी? सर जी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में 70% ओन करता है और जेड लिमिटेड में 12% ओन। ओके, और वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड में 10%। ये रिलेटेड पार्टी में ये वाला पॉइंट मैंने बोलना ही था, आपने एकदम सही पॉइंट पे अटकाया। ये वहां पे एग्जांपल बना नहीं हुआ, दिखे तो जरूर बता। नहीं, मैं बताता हूँ, पहले मैं स्टैंडर्ड के एंगल से बताता हूँ, फिर उस पर चलते हैं। पर वहां पे कोई एग्जांपल ऐसा है ना
इंस्टीट्यूट ने बनाया नहीं हुआ, मेरे हिसाब से होना चाहिए रिलेटेड पार्टी। सर कौन किसको होल्ड कर रहा है? जेड के शेयर्स है वाई में, वाई के जेड में। देखो आप, हाँ जी, आप पहले सबसे पहले समझिए एक्स और वाई तो होल्डिंग सब्सिडरी है। एक्स को होल्डिंग बोल सकता हूँ, वाई को सब्सिडरी बोल सकता हूँ। अब सवाल ये है कि इज जेड एन एसोसिएट ऑफ एक्स लिमिटेड? अब ये इसके आंसर दो है। सर इसका आंसर यस नहीं है क्योंकि कंबाइंड होल्डिंग सब्सिडरी जो है ओवर 20 होल्ड कर रहे हैं। हाँ जी, वो उसके, अब उस पे एक चीज बोलूंगा, एक्स लिमिटेड अगर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, स्टैंड अलोन, देखो उसे बनाना तो है कंसोलिडेटेड, पर स्टैंड अलोन भी तो होगा, इन्वेस्टर को देना तो है स्टैंड अलोन भी। तो एक्स की डायरेक्ट होल्डिंग कितनी है? 12%, और इनडायरेक्ट होल्डिंग कितनी है? 10%। मैं वो परसेंटेज का लॉजिक इस 10 के अंदर भी 70% मेरा वो नहीं लगाऊंगा, स्टैंड अलोन में। हाँ ठीक है ना, तो 22% हुआ, तो इसका आंसर पहले हुआ यस, बिकॉज इफ इट इज मेंटेनिंग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन की बात कर रहा हूं। लेकिन आगे सुनिए, तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि इफ इट इज मेंटेनिंग स्टैंड अलोन। श्योर जी, दूसरी बात क्या हुई सर? दूसरी बात ये हुई बेटे, एक्स लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना ही रहा होगा, इसमें इसका डायरेक्ट होल्डिंग कितना मानूंगा? 12, और इनडायरेक्ट कितना मानूंगा बेटे? 10% का। ओके, कंसोलिडेशन के टाइम पे वो एग्जैक्ट और आगे जा रहा हूं, तो 10 पूरा नहीं है मेरा, 70 इनडायरेक्ट होल्डिंग में, तो कितना परसेंट आ रहा है? कितना परसेंट बन गया? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया। क्या इस केस में होगा? नहीं, लेकिन इस केस में है। तो ऐसे एमसीक्यू में आ सकता है, किसी में आ सकता है कि इन केस ऑफ इफ दे आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड वेदर इट इज एन एसोसिएट, इफ इट इज अ स्टैंड अलोन वेदर इट इज एसोसिएट और नॉट, ये वाली चीज है। इसमें ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं होने का कुछ, मतलब ऐसे भी दोनों को ऐसे है, यही कॉन्सेप्ट में कि ये पूरा दे दिया जाएगा और बोला जाएगा वाई लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग स्टैंड अलोन वेदर इट्स एन एसोसिएट और नॉट, या वाई लिमिटेड सॉरी एक्स लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड इट्स एसोसिएट और नॉट, ऐसे। तो ये एक एग्जांपल भी बना हुआ उसका, ये एग्जांपल रीड करेंगे आपको सीधे जो मॉड्यूल में एग्जांपल बने, बस उसको मैंने ऐसे केस स्टडी सिनेरियो बना के। सर ये जब हमने स्टैंडअलोन बनाई तो हमने स्टैंड अलोन में दोनों का टोटल होता है, टोटल क्या 10-12 डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लिया, बिल्कुल। और जब हम कंसोलिडेशन में तो हम डायरेक्ट इस 10% का 70%, क्योंकि 70 का 10 ले रहे हैं, 70 का 10 या 10 का 70 सेम ही होता है। नहीं होता। रील से इंस्टा पे डालो या व्हाट्सएप पे डालो, मैंने तो डायरेक्ट देख ही लेते हैं हम। एक्सक्लूड नहीं करा था, दुष्यंत सर ने देख ली। यही देखना बाकी, ये तो लिखा था यही देखना बाकी है। अच्छा, नहीं ये लिखा था, बताओ क्या क्या देखना था। चलिए बताइए, क्लियर है बच्चे? अब नहीं अटकोगे बेटे कहीं। अच्छा, एक दो चीजें और थियोरिटिकल। सर एक कंपनी है, अच्छा ये जो हमने पूरा मेथड करा था ना बच्चों, अभी जो हमने करा, इसको ना इक्विटी मेथड बोला जाता है। ये आप कहाँ लिखोगे? ये जो पहला एग्जांपल है ना, जहां से हमने स्टार्ट करा, ये सारा इक्विटी मेथड ही था। जैसे कि ये सब तो नहीं, ये जो है ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये एग्जांपल था ना हमारा पहले वाला। इस मेथड को क्या बोला जाता है बच्चे? इक्विटी, जिसमें आप गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हैं,
जिसमें आप जैसे जैसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है कि इक्विटी मेथड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी है वो 30% होल्ड कर रही है, बट वो कह रही है मेरा कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। डू यू रियलाइज व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? मैं लिखवा ही देता हूँ। पहले एग्जांपल पे आ जाइए, क्योंकि क्या है कि डॉक्यूमेंट हो जाएगी, बात तो सही है। कहने से 30% है, सो कहने से वी प्रिज्यूम दैट ही हैज significant influence. significant influence. And can you tell me what do you mean by significant influence in case of 20% or? बट अगर एक कंपनी बोले अरे सर मेरे पास पैसे बड़े थे, मैंने इन्वेस्ट करा, कंपनी जो कर रही है करे नहीं करे, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं डिसीजन मेकिंग में भी नहीं हूँ। और हो सकता है मैंने सिर्फ 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करा, मैं तो निकल जाऊंगा इस शेयर। तो अगर परसेंटेज 20 या उससे ज्यादा भी है, और अगर आपकी इंटेंशन है दैट यू विल सेल इट ऑफ एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द रियल वैल्यू की, मैं मतलब प्रॉफिट किस चीज में, आप समझ रहे हो ना, डिसीजन मेकिंग में नहीं हूँ, कंट्रोल में नहीं हूँ, गवर्निंग बोर्ड में नहीं हूँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी आपको एज 23 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एज 23 नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? 13 लगेगा, ठीक है ना। और अगर एक कंपनी के पास 15% ओनरशिप है तो क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? बट अगर ये पता लग रहा हो अरे भाई ये तो बहुत कंट्रोल कर रही है, परसेंटेज में ही खेल रहे हैं ये, वैसे मैं 20 के नीचे रख दिया है लेकिन पूरा कंट्रोल कर रहा है भाई, तो क्या मैं ये मान लूंगा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? जी हाँ, और एज 23 लगा रहा है। क्लियर है? और अगर कंपनी ने इन्वेस्ट करा 30% एंड दे आर वर्किंग ऑन अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट या कुछ, ये आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। पहला मैंने क्या बोला था, 30% है, मेरे को सर इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरा कैसा, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मैं कुछ कंट्रोल ही नहीं कर सकता, तो भी उसको एज 23 लगाने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस उसको क्या लगाना पड़ता है? एज 30, क्योंकि 23 से निकलोगे तो इन्वेस्टमेंट तो दिखानी है, तो 13 में तो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब कुछ नहीं बचा, लेकिन आपको थ्योरी मेरे को थोड़ी थोड़ी रीड करवानी है। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे। हाँ जी, ये पढ़िएगा। Circumstances under which equity method is followed. Equity method समझ गए ना अभी जो हमने पूरा करा है? एक्सेप्ट लिखा हुआ उसमें, इक्विटी मेथड लगेगा हर केस में, एक्सेप्ट इफ कंट्रोल इज टेम्पररी बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड एंड हेल्ड एक्सक्लूसिव विद द व्यू फॉर सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। लास्ट लाइन जो लिखी है ए पार्ट में, करता हूं हाँ, वो कुछ नहीं करना। और इट ऑपरेट्स अंडर अ सिविल लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस। दोनों पॉइंट वही है वाला। एग्जैक्टली, और वो कह रहे हैं बोथ ऑफ केसेस इन्वेस्टमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज पर एज 13। ये लिखना चाहेंगे आप? पक्का से पर देख लेना इस पॉइंट को, ठीक है? सर पेपर में हेडिंग ना बता दो आप कि हम लिख मेरे हिसाब से heading लिख लो कर इसको, लें। मुझे ऐसा लग रहा है इंपॉर्टेंट है। सर, लिख अब लेते मैं हैं। आपको हेडिंग दे देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, पेज नंबर लिख लिए 10.116 और हेडिंग लिख लीजिए प्लीज रजिस्टर में। सर्कमस्टांसेस अंडर विच इक्विटी मेथड इज नॉट फॉलोड। Circumstances under which equity method is not followed. ये मई 25 की है ना, तुम्हारी पहले पब्लिश हो गई, उसके बाद भी मतलब ये 2 पॉइंट्स अभी के लिए तो पूरे लिख लो, चाहे ऐसा कोई ज्यादा लंबा तो वो जैसा लिखा नहीं उसको। लिखा हुआ है। लिख लो अभी, चलो लिख लो। बुक में ले लिया, बुक में। है वतन तो अभी है कितने बजे?
एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ और हो सकता है शाम को बुला लूंगा, आधा घंटा या ऐसे। सर जी ये इट ऑपरेट्स, इट क्या है? सर पेपर क्लास में पढ़ा कुछ है नहीं आपके सामने। हाँ जी मैडम, हाँ जी बोलिए। सर जो पॉइंट बी है उसमें इट ऑपरेट्स अंडर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस, इट क्या है? कंपनी, द कंपनी ऑपरेट्स अंडर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस, जिस वजह से वो दे आर सेइंग वी डोंट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो मतलब 30% है बट फिर भी ये यस issue है। एग्जैक्टली, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि केजरीवाल जी को बाहर तो निकाल देते बट इतनी रिस्ट्रिक्शंस निकल लगा दी, तो उनको उन्होंने तो वैसे ही उसका इसी का नोटिस आ गया। तो आएगा ही ना, जितना डरेगी बीजेपी उतने नोटिस नहीं देगी। सर अपनी स्टेटमेंट में आया ना बोलना हाँ, क्या वो नाम है? यार यमुना में ऐसे हाँ, अच्छा यार बताओ यार, बचा लिए तो केजरीवाल ने। साफ खुद से नहीं हुई और डाल दिया जा हरियाणा मेरे को तो आज थोड़ा लग भी रहा था कुछ पानी में कुछ गड़बड़ है कुछ। हरियाणा वालों ने इल्जाम डाल दिया और उन्होंने बोला साहब इसका वो चाहिए, अगर तुम्हें नहीं दिया ना सर नहीं। है तो तुम्हें जेल होगी 3 साल की। उसे मारा सर बी तो दिखा दो एक बार, हाँ बी जी, वाला। लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन फटाफट देखेंगे बेटे एक बार। जेल तो घर से बनेगा। क्या बताओ बीजेपी क्या क्या कर रही है, जहर डाल रही है। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ धीरे धीरे क्वेश्चन ना। पहले ना वो जो एग्जांपल 2 थे, एक बार ये वाले देख लीजिए प्लीज, एक सीक्वेंस है जी। ये मतलब एग्जांपल में बताया सब्सिडी। सर इसकी ना वर्डिंग कंफ्यूजिंग है क्योंकि इन द सेम कंपनी सेम सी है। नहीं सेम बी लिमिटेड कौन सा फर्स्ट वाला है? कंपनी सी में बोल रहा हूँ। 70% इन सी लिमिटेड, हाँ सी में ही। ठीक है। अभी अगर बच्चे होंगे ना तो उनको बोलिए 10 मिनट बाद आएंगे, उनके हमको बोल देता हूँ। फाउंडेशन में चले मैम, बच्चों को ना नीचे रोकना, अभी जब बोलूंगा तो भेजना। बताइए ना, हो गया क्या? सर अभी दूसरा नहीं हुआ। समझ आ गया ना भाई? सर वो आपका एग्जांपल है। क्लियर है जी? आगे सुनिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1। जो पहला एग्जांपल और एकदम अभी आप बच्चों की सबकी क्लासेस खत्म है, ऑडिट के बाद आज ना अभी जाना मत, ये सारे प्रैक्टिस करके जाओगे आज। अगर नहीं है तो यहीं रुक के नीचे के रूम में यही वाले सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है? आज ही खत्म करेंगे इसको, ऑनलाइन छोड़ो।
प्रैक्टिस कर लेना, जहाँ अटक जाओगे फिर नीचे अभी क्लियर करना है आता है। 13 ब्लॉक है, उसके बाद हो जाएगी सर, ठीक है बस। हाँ जी सुप्रिया जी, बस अभी ना 5-10 मिनट में स्टार्ट होगी बच्चे, ये ना इंटर की क्लास चल रही है अभी, और 5-10 मिनट बाद स्टार्ट करूँगा। ठीक है बच्चे, समझ आया? वही पहले एग्जाम्पल है ना, जैसे ड्यूरिंग द ईयर और वगैरह, पर ऑब्वियसली फॉर्मेटिंग से देखना और सारा बनाना, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, वन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा इलस्ट्रेशन नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 और अगली देखना कौन सी है, इलस्ट्रेशन 2 है आई थिंक। हाँ, लेकिन एक चीज बोलूंगा, जब आप आगे बढ़ रहे होंगे आपको केसेस दिख रहे होंगे, केस 1 ये भी कर लोगे आप अभी, ठीक है। अभी मतलब जब भी हम बैठ के जब प्रैक्टिस करेंगे, केस 1 हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 2 है, ध्यान से सुनिएगा अभी, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये करके ही जाने का है आज, ठीक है जी। ऑनलाइन नहीं आना ना आपको, नहीं आज अभी खत्म कर लेते, पता है सर ये होमवर्क में कर लीजिए आप। आप तो घर पे ही हो बोल रही हूँ कि ये होमवर्क में कर ले। हाँ ठीक है, मतलब ये कर लेना, पर जो बच्चे इधर है वो इधर कर लेना, ठीक है। और डाउट्स में बोले ले लेता हूँ, बट आपने ये प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और अगर आप अटक रहे होंगे आज ही बता देना, मैं शाम को ही 15 मिनट आके सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। बट इसको डिले मत करना, ठीक है बच्चे। मतलब इसको ना वो मत करना कि लेट हो जाए, क्योंकि अभी ना एकदम सही तरीके से आपके दिमाग में घुसा हुआ है। सर कल सॉल्यूशन पढ़ाओ बच्चे को, सर बैकग्राउंड है 21 आया नहीं, 23 करा दिया, आ गया ना सर, बस सही आ गया उसको। अरे बस ऐसा सही है, बस वो भी कंट्रोल करते ऐसा ऐसी है, वो भी ऐसी है, 21 भी हो गया तेरा। सीधे आज ही कराया था कि दो सवाल, ठीक है चलिए, तो इतना रखते हैं बच्चे, और एक बार ग्रुप में मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगा, लेकिन इस चैप्टर को आज हमने प्रैक्टिस लेवल पे आपने खत्म करना है। अगर दिक्कत आ रही होगी ऑनलाइन 15 मिनट के लिए आएंगे, 9 बजे 9:30 जो भी है ग्रुप पे बात कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच, मैं तो यही चाहता हूँ, कर लो तो खत्म कर लो, अभी आता है, टाइम भी कम लगेगा।